ऑटिज्म ट्रीटमेंट रेसिपी। जी हाँ, मैं रेसिपी इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे किसी अच्छी वेजिटेबल को बनाने के लिए, किसी अच्छी डिश को बनाने के लिए काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं और फिर जाकर के आप कहते हैं माशाल्लाह क्या चीज़ बनी है। बिल्कुल उसी तरह से जब आप ऑटिज्म की ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं और अगर आपको अपने बच्चे को बिल्कुल बढ़िया नॉर्मल बच्चा बनाना है, तो आपको कई सारी चीज़ों पे ध्यान लगाना पड़ेगा। यू हैव टू सी सो मेनी थिंग्स कि क्या ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट आपने पूरे किए हैं, तब जाकर के आपको 100% सक्सेस मिलेगी। कहाँ कौन सी चीज़ की ज़रूरत होगी, इस वीडियो को आप पूरा देखिए। बड़ा ही इनोवेटिव वीडियो है और बहुत आपको अच्छा लगेगा। ये वीडियो देखने के बाद बहुत पॉजिटिविटी आएगी और आप खुद समझेंगे कि कहाँ पर क्या कर सकते हैं और कहाँ पर क्या गलतियां रह गई जिसकी वजह से चीज़ें हम लोग अलाइन नहीं कर पाए। तो जैसे ही आपको पता चलता है, किसी ने आपको डायग्नोसिस दिया कि ये माइल्ड ऑटिज्म, मॉडरेट ऑटिज्म, सीवियर ऑटिज्म, वर्चुअल ऑटिज्म, क्लासिकल ऑटिज्म, एएसडी, ये सारे के सारे टैग्स आपके बच्चे को मिलते हैं। तो जैसे किसी ने ये टैग दिया, आपको वहां पर सबसे पहले क्या करना है कि एक्सेप्टेंस, यानी आप इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ चीज़ें बताई थी, पहले तो उनको ख्याल कीजिए। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ रिपीट करूँगा तो फिर टाइम चला जाएगा। हम लोग इस वीडियो में कुछ नई चीज़ें और कुछ अच्छी चीज़ें और डिस्कस करना चाहते हैं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल क्लियर हो जाएं और आपको कहीं किसी से जाकर के कुछ पूछना ना पड़े और चीज़ें ऑटोमेटिकली प्रोसेस में आ जाए। तो जब आपको पता चल जाए, पहले तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा अगर डायग्नोसिस के चक्कर में पड़ेंगे कि मैं अभी सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, फोर्थ ओपिनियन 6 लोगों को दिखा लूँ, ये दिखाते दिखाते और उनकी अपॉइंटमेंट्स लेते रहते और उस पर आप जो डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट करवाएंगे वो खर्च करते करते आप ऑलरेडी लाखों रुपए के नीचे आ चुके होंगे। इसलिए बेस्ट क्या है, क्योंकि डायग्नोसिस आपके पास अगर एडीएचडी है, वर्चुअल ऑटिज्म है, माइल्ड ऑटिज्म है, मॉडरेट ऑटिज्म है, सीवियर ऑटिज्म है, ये सारी की सारी चीजें यूजुअली क्या होता है कि वर्चुअल ऑटिज्म, माइल्ड ऑटिज्म और एडीएचडी, इनमें बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस नहीं होते। सो आपको क्या करना चाहिए, जैसे आप लेवल 1 की बात करते हैं, यहां से आप 100% सब चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। लेवल 2 तक भी 100% सब चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आपका बच्चा छोटा है, जिसकी एज 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, यानी 6 साल से कम होना चाहिए, सब चीजें आप इजीली तरीके से अगर लेना चाहें लेके चल सकते हैं और तरीके से सब चीज़ें कंट्रोल भी कर सकते हैं। पहली बात है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो जरूर देख करके आइए। ये है वीडियो नंबर 1034, वो वीडियो नंबर 1033 है, उसमें भी काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया गया है, तो उसको जरूर देख करके आइए। तो आप सिर्फ साइकोलॉजिकल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री इसको हटा दीजिए। अगर कोई साइकोलॉजिकल और मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, प्लेन, यानी आपका बच्चा 1 डेढ़ साल 2 साल तक सब नॉर्मल था, उसके बाद उसने रिग्रेशन किया और कोई मेडिकल रीजन उसके पीछे नहीं था, साइकोलॉजिकल रीजन नहीं था उसके पीछे, सिर्फ स्क्रीन उसके पीछे थी, तो फिर आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना काम शुरू कीजिए। उसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, एक कोच या मेंटोर या स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट, किसी को भी फिक्स कीजिए, स्पेशल एजुकेटर को, जो आपको गाइड करे कि आपको अपने बच्चे के साथ साथ कौन कौन से स्टेप्स पे चलना है। तो सबसे पहले आपने एक कोच ले लिया, क्योंकि किसी भी चीज को क्रैक करने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। सबसे पहले कोच ले लीजिए। जैसे मैं बताया ना कि हम ऑटिज्म ट्रीटमेंट की रेसिपी प्रिपेयर करने वाले हैं, तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक कोच की जरूरत पड़ती है। कोच आपके पास होना चाहिए क्योंकि उसने आपको गाइड करना है सब चीज़ों के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले स्टेप में आपका ये टारगेट और फोकस रहना चाहिए कि आपके बच्चे की अटेंशन, फोकस, आई कॉन्टेक्ट, उसका सेंसरी इंटीग्रेशन, उसका एनवायरनमेंट के साथ, उसका जो आउटर एटमोसफियर है, आउटडोर एनवायरनमेंट है, इंडोर एनवायरनमेंट है, उसके साथ वापस कनेक्शन अचीव करना, ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए। यानी पेरेंट सपोर्ट भी आपको मिल जाना चाहिए और आपकी जो फैमिली है वो सारी की सारी आपको सपोर्ट करने को तैयार होना चाहिए। फिर आप ये कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चे को साथ में ही 2 घंटा 3 घंटे के लिए, आप में जो गली मोहल्ले वाले स्कूल होते हैं, सिंपल स्कूल्स, मतलब कोई स्पेशल स्कूल में आपको नहीं जाना, किसी इंक्लूजन स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी बड़े इंस्टीट्यूट या किसी थेरेपी सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं, उस स्कूल में लेकर के जाएं जिसमें बच्चों की उनको ज़रूरत होती है। और वहाँ पर डेडिकेटेड आपके पास वो टीचर होनी चाहिए, क्योंकि ये गली मोहल्ले में जो स्कूल होते हैं, ये स्कूल कोई भी टाइम पास के लिए इन स्कूल को रन करता है, थोड़ी सी इनकम के लिए।
तो इन्हें बच्चों की बहुत ज़रूरत होती है, बच्चों का ख़ास ध्यान ये लोग देते हैं। तो ऐसे किसी स्कूल में डाल दें जहाँ पर वो स्क्रीन ना दिखाते हो। जैसे कई स्कूलों में आजकल ट्रेंड है कि बहुत सारी स्क्रीन दिखाते हैं और स्क्रीन पे ही सिखाने की कोशिश करते हैं, तो स्क्रीन ना दिखाते हो। तो ऐसा करके सबसे पहले आप इस काम को कंप्लीट कीजिए। 6 महीना साल भर आपको ये सारी की सारी प्रोसेस चलने देनी पड़ेगी। आपका कोच आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें इसमें करनी है। उसके बाद बच्चे को घर से बाहर घुमाना, रोज़ 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, और बाहर के एनवायरनमेंट के बारे में और घर के एनवायरनमेंट में उससे बातें करना, उसको सिखाने बताने की कोशिश करना, ये आपको करना चाहिए। इसके लिए आपको पूरा सपोर्ट होना चाहिए अपने हस्बैंड की साइड से भी। उनसे भी आप डिस्कस करें ताकि वो बाहर आपको बच्चे को घुमाने में हेल्प करें, आपको ले जाएं। नहीं तो खुद ले जाइए, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा तो फिर सपोर्ट के पीछे देखते रहेंगे तो फिर टाइम पास होता रहेगा। अगर आपका बच्चा जितना भी छोटा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बच्चा 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, 6 साल का है, 8 साल का है, जब जागो तब सवेरा। अगर आपका बच्चा छोटा है, जितना भी छोटा है, जब आपने देख लिया कि अब मुझे इसके लिए काम करना है, पीछे पड़ जाइए, किसी पे डिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि आपसे अच्छा थेरेपिस्ट कोई नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बोला, गाइड की डायरेक्शन से चलो ताकि उस सफ़र को जल्दी आप तय कर सको। क्योंकि जितना लेट आप करते हो ना, अगर आप 6 साल के पार निकल जाते हो, 7 साल के पार निकलते हो, 8 साल के पार निकलते हो, 10 साल के पार निकलते हो, नेगेटिविटी कुछ नहीं, लेकिन उतना ही तो आपका सफ़र भी मुश्किल होता चला जाएगा। इसलिए कोशिश ये करें कि आप टाइमली सब चीज़ों को कवर करने की कोशिश करें। फिर पूरे दिन में जो आपका कोच गाइड करता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कई वीडियोज में बताया, 60% काम जो एक्टिविटीज़ आपको बताई जाती हैं वो करती हैं, 40% काम आपको खुद करना है। फिर आपको सारी की सारी एक्टिविटीज़ पूरा उसका डिसिप्लिन बना के एक बार में कोई भी एक्टिविटी 15-20 मिनट से ज़्यादा ना करें। कभी भी बच्चे को ये कोशिश ना करें, ये भी फेलियर का बहुत बड़ा रीज़न होता है। आप बच्चे को, जी मैं आजकल बच्चे को आधा घंटा बिठा लेता हूँ, मैं 1 घंटा बिठा लेता हूँ, मैं 2 घंटा बिठा लेता हूँ। रबिश, ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि बच्चे को 15-20 मिनट के लिए बिठाइए, इंटरैक्ट उसको करने दीजिए, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 15-20 मिनट के लिए एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी आपकी है, उसे बस 15-20 मिनट के अंदर ही लिमिट कीजिए। उसके बाद बच्चे को जाने दीजिए। फिर कम से कम 1 घंटा 2 घंटा का गैप होना चाहिए। इस दौरान डे टू डे जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, यानी अब इसमें क्या होता है कि अगर आप बच्चे को सारा टाइम स्पेसिफाइड जो एक्टिविटीज़ है उसकी ट्रीटमेंट के लिए, थेरेपी के लिए वो करवाएंगे, तो बच्चे को लगेगा कि कुछ नया सा, कुछ अलग सा मेरे साथ हो रहा है। अब उसमें क्या हो जाएगा कि ये बच्चे क्या करते हैं, धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद विड्रॉ करने लगते हैं। लेकिन जब आप एक्टिविटीज़ को 15-20 मिनट पे लिमिट करते हो, एंटरटेनिंग लगता है, पेरेंट्स को भी एंटरटेनिंग लगता है, मदर्स को यानी बच्चे को भी एंटरटेनिंग लगता है। उसके बाद अगर आप कुछ एक्टिविटीज़ कराते हैं तो घर में, कभी आप गार्डनिंग कर रहे हैं, कभी आप मटर छील रहे हैं, कभी आप कुछ कुछ कपड़े फोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी पौधों को पानी दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ जो एक्टिविटीज़ आप घर पे करते रहते हैं, जिससे उसको लगे कि मम्मा भी कर रही है, पापा भी कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ। ही शुड नॉट फील डिफरेंट। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं कुछ अलग सा कर रहा हूँ। तो आइसोलेटेड सा नहीं नजर आना चाहिए उसको, बिजार सा नहीं लगना चाहिए उसको। लगना चाहिए कि सब ये नेचुरल चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे भी फेलियर होता है। आप कई बार 1-1 घंटा 2-2 घंटा एक्टिविटीज़ कराने के लिए बच्चे को बिठाते रहते हैं। उसमें क्या होता है कि बच्चा जो है सेंसरी ओवरलोड होता रहता है। अब थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि वो इतना बोर हो जाता है कि आपने 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा एक्टिविटीज़ करवाई, वो बोर होना शुरू हो जाता है। उसको लगता है कि ये हर वक्त मेरे साथ यही काम करते हैं। फिर जैसे ही आप एक्टिविटी स्टेज करने की कोशिश करते हो, भाग खड़ा होता है। तो ये आप ना करें। फिर कोशिश करें, अगर आपने 5 महीना 6 महीना साल भर कहीं एफर्ट कर लिया है, तो एफर्ट करने के बाद और आप उसका बेसिक चीज़ें, अटेंशन, फोकस, आई कांटेक्ट, कमांड फॉलोइंग थोड़ा सा आपने एस्टैब्लिश कर लिया है, तो किसी ऐसे स्कूल में जा डालें जो मीडियोकर हो, टोटली हाई क्लास स्कूल नहीं हो, यानी टोटली ब्रांडेड। हर पेरेंट्स की क्या होती हैं, एस्पिरेशंस होती हैं, एम्बिशंस होते हैं। उनको लगता है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े, आपकी भी होंगी। लेकिन कोशिश ये करें कि किसी ऐसे स्कूल में इमीडिएटली मत जाएं। सबसे पहले गली मोहल्ले वाला स्कूल, फिर थोड़ा सा मीडियोकर स्कूल, यानी जो आपके बच्चे को अटेंशन दे रहा है। अभी मैंने महाराष्ट्र में किसी से बात की थी। उन्होंने क्या किया था, एक बहुत ही बड़े स्कूल में अपने बच्चे को डाला हुआ था। उस स्कूल में क्या होता था कि उसको पूरी अटेंशन नहीं मिलती थी। अब उसकी वजह से वो चीज़ें फेलियर में चली जाती हैं। तो अब मीडियोकर सा स्कूल होना चाहिए जिसमें पूरा बच्चे को अटेंशन मिले। और अगर वो आपको कहीं, आपको लगता है कि बच्चा ठीक से बैठता नहीं है, पूरा उसका सेटिंग नहीं आया है, वो परेशान करता है, तो अगर कोई शैडो टीचर आपको मिल जाता है वहाँ पर, ब्यूटीफुल।
अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो ऐसी किसी जगह पे मत जाएं जहां पर आपको अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज आए, तो ये आप कर लीजिए। फिर बच्चा जब वहां से आएगा फिर आप अपनी स्पेसिफाइड एक्टिविटीज में लगे रहें। जब आप उसमें लगे रहते हो ज़्यादा से ज़्यादा सोशलाइजेशन को एक्सप्लोर करते रहते हैं बच्चे को लेकर के, क्योंकि बच्चे को मॉल में ले जाएंगे, बच्चे को मंदिर में ले जाएंगे, बच्चे को पार्क में ले जाएंगे, गार्डन में ले जाएंगे, बच्चा इरिटेट करेगा, आपको डिस्टर्ब करेगा, लेकिन आपको उसमें डिस्टर्ब होने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ बट नेचुरल। लेकिन वहाँ पर आपको ये फिलॉसफी ज़रूर याद रखनी है कि जब ये बच्चा बाहर जाएगा और ये सोशली बहुत सारे टेंटम्स शो करेगा, बदतमीजी करेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा और खींच खींच के आपको वापस लेकर के आने की कोशिश करेगा, वहाँ नहीं टिकेगा, तो वहाँ लोगों की फिक्र मत कीजिए कि लोग क्या सोच रहे होंगे, लोग देख रहे होंगे। आपको अपने और अपने बच्चे की फिक्र करनी है, क्योंकि जब उसको रिपीटेड वो एक्सपोजर मिलता चला जाएगा उसकी एंग्जाइटी दूर हो जाएगी। और किसी भी तरह से अगर उसको कुछ ऐसे स्टिमिंग के या सेंसरी इश्यूज या कोई ये प्रॉब्लम्स होती हैं, घबराएं नहीं। जैसे जैसे आप ये सारी एक्टिविटीज़ करते जाएंगे उसका सेंसरी रेगुलेशन हो जाएगा और ग्रेजुअली वो इम्प्रूव नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आपको ये सारे के सारे फैक्टर्स ध्यान रखने, क्योंकि ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं इनके चलते आप फेलियर में जाते हो। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी है आपकी, ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। कमेंट सेक्शन में आपकी सारी क्वेरीज वेलकम्ड हैं और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपकी क्वेरीज के ऊपर बनाने की कोशिश करें। इसलिए ये फेलियर्स के जो रीजंस हैं इनको आप रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। ये सारी की सारी फिलोसफीज को आप फॉलो कर लेंगे, पेरेंट्स आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, स्कूल का सपोर्ट मिलेगा, सोसाइटी का सपोर्ट मिलेगा, ये सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी, तो काफ़ी सारे अच्छे चांसेस है कि बच्चा 100% ठीक होगा और बहुत जल्दी से ठीक होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई आपका क्वेश्चन है ज़रूर डालिए। थैंक यू वेरी मच। बाय।